नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं राजनीति की, मौजूदा राजनीति की। और राजनीति के बारे में एक कहावत बहुत आम है कि राजनीति में एक दिन या कहिए एक रात बहुत लंबा वाकफा होता है, लंबा समय होता है, खेल पलट जाता है, समीकरण बदल जाते हैं। तो ऐसे में आज मैं बात करूंगा कल, आज और कल की राजनीतिक घटनाक्रम जो हो चुका है और क्या कुछ हो सकता है। शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई, यानी कि अब वो चुनाव लड़ सकेंगे, संसद में भी देखे जाएंगे। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि मॉनसून सत्र जारी है, तो आने वाले कल यानी कि सोमवार क्या राहुल गांधी की सदस्यता जिस तेजी से और विपक्ष जो आरोप लगा रहा था जल्दबाजी में खत्म कर दी गई, वही तेजी बहाली में भी देखने को मिलेगी क्या? और इसमें दिलचस्प बात एक और जुड़ गई है, वो ये कि बीते हुए कल यानी कि शनिवार बीजेपी के इटावा से जो लोकसभा सांसद हैं रामशंकर कठीरिया, उन्हें भी 2 साल की सजा सुना दी गई है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इन्हें भी उतना जल्दी रुखसत करोगे कि नहीं लोकसभा से? पैमाना वही होने वाला है क्या? अब ये एक अपने आप में माइनर डिटेल भी है, हो हल्ला होगा। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि कल अगर बहाली नहीं हुई लोकसभा सचिवालय में, अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा दरख्वास्त भी दे दी है और आदेश की प्रति भी लोकसभा सचिवालय के पास जा चुकी है। तो कल अगर संसद सदस्य बहाल नहीं होती है राहुल गांधी की, तो परसों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है, यानी कि इस मामले को एस्केलेट भी करने की पूरी कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। अब जो आने वाला कल है, उसके लिए ये घटनाएं, ये घटनाक्रम अहम, महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं? कल तो दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अब वहां पर एनडीए की ताकत है, वो आंकड़ा जुटा लिया गया है। लेकिन जो इंडिया नाम का ये गठबंधन जो बना है, ये कितना एकजुट है, ये बानगी भी दिखने वाली है। पर उससे भी अहम है 8 तारीख, और 8 तारीख को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव तो 2018 में भी लाया गया था। उस वक्त टीडीपी ये लेकर आई थी कि भाई आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते। और इस अविश्वास प्रस्ताव की खास बात, वो डिफाइनिंग मोमेंट जिसकी चर्चा आज तक भी होती है, वो थी आंख मारे वो लड़का आंख मारे, जो झप्पी पाई थी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को, और अपनी सीट पर बैठकर फिर ही विंक्ड, उन्होंने आंख मारी। तो इस पर संसदीय परंपराओं की गंभीरता और राहुल गांधी खुद कितने गंभीर हैं, इन बातों को लेकर लंबी बहस चली थी, सवाल उठे थे, कटघरे में थे राहुल गांधी। लेकिन इस बार मामला अलग है। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं मणिपुर में, 300 से ज्यादा जख्मी, 50,000 से ज्यादा विस्थापित, 350 कैंप। हिंसा फिर भड़क गई है मणिपुर में। विधायकों, मंत्रियों तक के घर फूंक डाले गए, और देश की संवेदनाएं भी कब आई बाहर उभर कर? वरना तो ऐसा लग रहा था 32 लाख का वो राज्य, 32 लाख जनसंख्या का वो राज्य 140 करोड़ के देश का हिस्सा ही नहीं है। हम गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठे हुए थे। और जब मैं हम कहता हूं तो हम में हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारी समाज, आप और मैं, हम सब शामिल हो जाते हैं। करगिल का योद्धा आंखों में आंसू लिए यह कहने को मजबूर हो जाए कि मैंने देश की रक्षा तो कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। इससे ज्यादा
शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? वो 3 महिलाओं का जो वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ था, सरेराह सरेआम नंगा कर दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी की गई, एक के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, और बाकी जो 2 महिला थी उनमें से करगिल के योद्धा की भी धर्मपत्नी थी। केंद्रीय मंत्री जो खुद मणिपुर से आते हैं, उन्होंने कहा लोगों का भरोसा उठ गया है सरकार से, सरकार का इकबाल ही नहीं बचा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, 356 नहीं लगाया, एन बीरेन सिंह को नहीं हटाया गया। 78 दिन की चुप्पी के बाद 36 सेकंड बोले प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन और राज्यों का भी जिक्र कर दिया। फिर स्मृति ईरानी हो या अनुराग ठाकुर, वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान से मणिपुर की तुलना करने लगे। तो अब उस पर अविश्वास प्रस्ताव आया है और प्रधानमंत्री को इस पर जवाब भी देना है। वो जवाब क्या होगा, ये आने वाली राजनीति की राह भी तय करेगा क्या, और राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे या नहीं, ये सवाल अपने आप में जुड़ जाता है। पर जब राहुल गांधी की बात आती है, राहुल गांधी बनाम मोदी भी हो जाएगा क्या? जननायक बनाने पर आमादा दिख रही है राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी। जननायक संसद आ रहे हैं। विपक्ष की एकता राहुल गांधी के अब फ्रंट फुट पर आने के चलते बनी रहेगी क्या? अभी तक वो बैक फुट पर थे। सुरक्षा कवच के तौर पर सोनिया गांधी भी आई थी। कई नेता हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सहज नहीं है राहुल गांधी के साथ। तो क्या आने वाले दिन सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए अहम होने वाले हैं? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और जो मैंने कल, आज और कल की बात की, ये एक फिल्म थी, कपूर खानदान पूरा आ गया था इसमें, राजनीतिक फिल्म की बात कर रहा हूं। कल, आज और कल, क्या कह रही राजनीति की हलचल और 24 की तैयारी, कौन किस पर भारी। और आज किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी प्रवक्ता को मैंने न्योता नहीं दिया है। राजनीतिक विमर्श के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, सोफोलॉजिस्ट हैं। प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे मेरे साथ स्टूडियो में हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी, सालों से राजनीति की नब्ज टटोलते आए हैं और सी वोटर के संस्थापक और एबीपी न्यूज के लिए लगातार सर्वेज करते रहते हैं। यशवंत देशमुख 7 समंदर पार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब है शुरुआत आपसे। कल, आज और कल, बीते कल में 2 बड़ी घटनाएं हुई। आने वाले कल में 2 दिनों में दिल्ली सेवा विधेयक और फिर अविश्वास प्रस्ताव। राजनीति का ऊंट क्या करवट ले रहा है? देखिए, देश में चुनावी राजनीति का माहौल अपने शिखर पर है और अब रोज नई घटनाएं होंगी, नई पेचीदगियां आएंगी, और ये हम सब लोगों के लिए जो अपने आप को राजनीति का समीक्षक मानते हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती की बात है कि भाई हर चीज़ को कैसे डिकोड किया जाए, इसका अर्थ कैसे निकाला जाए। तो इस वक्त तो 2024 के लिए पूरी पेशबंदी तैयार हो चुकी है। दोनों तरफ से इंडिया मोर्चा बन चुका है, उधर एनडीए को भी दोबारा खड़ा कर दिया गया है झाड़ पहुंचकर, और काफ़ी समय बीच में है। मैं ये मानता हूं कि इस दौरान जिस मोर्चे को इंडिया नाम दिया गया है, वो एक अपना माहौल बनाने की कोशिश करेगा, और वो माहौल बनाने की पहली ठोस शुरुआत लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बहस से करना चाहेगा। और अगर राहुल गांधी को उनकी सांसदी वापस मिल गई तो वो काफी उनके क्या वो भाषण देंगे, इसमें बड़ी उत्सुकता होगी। मेरे ख्याल से वो अविश्वास प्रस्ताव के स्टार स्पीकर होंगे सभी पक्षों के लिए। सत्ता पक्ष भी उनको दिलचस्पी के साथ सुनेगा कैसे उनकी बात का खंडन किया जाए। निष्पक्ष लोग जो बैठे हुए हैं बीच में, जो मध्यवर्ती हैं, वो भी उनकी बात दिलचस्पी का ध्यान से सुनेंगे, और जो विपक्ष है वो तो उनकी बात को सुनेगा ही ध्यान से और उसका समर्थन करेगा, उस पर तालियां बजाएगा। तो ये जबरदस्त रूप से होने वाला है। और अविश्वास प्रस्ताव जो बहस होगी उसके प्रति इतनी दिलचस्पी राहुल गांधी के वहां पहुंचने से, अगर नहीं भी पहुंचे तो भी
इतनी दिलचस्पी जनरेट हो चुकी थी, दिलचस्पी पैदा हो चुकी है कि मुझे लग रहा है कि जो देश का मतदाता मंडल है, जिसे 2024 में वोट करना है, वो बहुत नजर टिका के इस पूरी बहस को देखेगा, दोनों पक्षों की दावेदारियों को तोलेगा, और ये कुछ किसी ना किसी एक अघोष, कोई कहेगा नहीं कि वो किस निर्णय पर पहुंचा, लेकिन सब लोग इसके ऊपर भी राय बनाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार संदीप फूकन संसद में लगातार कवर करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पर राहुल गांधी की जो बात है, राहुल गांधी की सजा पर रोक, अगर मैं कहूं संसदीय राजनीति में उनकी वापसी, वो विपक्षी एकता मजबूती के लिए, आपने कहा ना कि अपने आप को और मजबूती से पेश करना चाहेगा, कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा या डिसरप्टर के तौर पर काम करेगा? देखिए, वो नरेंद्र मोदी के लिए डिसरप्टर बनना चाहेंगे और इंडिया के लिए कैटलिस्ट बनना चाहेंगे। इंडिया में और जो घटक हैं वो थोड़ा सा असहज फिर से होते नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त कांग्रेस जो है वो 3 लोगों के आला कमान या 4 लोगों के आला कमान से चल रही है। उसमें एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका हैं, राहुल हैं और सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी ने बंगलौर में आके दिखा दिया है कि वो फिर से मोर्चाबंदी जो है ना, यानी जो अलायंस पॉलिटिक्स है, उसका नेतृत्व अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। तो ऐसा लोगों को नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी इस जो ये 4 लोगों का आला कमान है, इसमें राहुल गांधी ही सर्व प्रमुख हैं। क्योंकि बंगलौर में देखा ना, उन्होंने, राहुल गांधी ने अपना पैर पीछे कर लिया था और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने आगे किया था। तो राहुल गांधी तब तक उनके संसदीय सफर पर सवालिया निशान था, हाँ, ठीक है, रोक लगी हुई। अभी देखिए, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो खड़गे के साथ उन्होंने जो बातचीत की माइक के ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो, ये हो गया, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन मेरा दिमाग स्पष्ट है। अब वो क्या स्पष्ट है मुझे नहीं पता, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले से उनके दिमाग में कुछ है कि उनको क्या भूमिका निभानी है। तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इस फैसले से अगर उनकी बात पे यकीन किया जाए, ऐसा नहीं है कि इस फैसले से ही उन्होंने कुछ नया कुछ तय किया हो। तो पहले से उनकी एक योजना है। मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां बांट रखी हैं। खड़गे संगठन चला रहे हैं, संगठन में जहां झगड़ा फसाद होता है, जहां सिर्फ फटहुअल है, उसमें एकता कराने की कोशिश करते हैं। सोनिया गांधी ने मोर्चे का काम संभाल लिया है, और इससे मुझे लगता है कि जो घटक दल हैं विपक्षी मोर्चे के, उनको थोड़ी सी तसल्ली हुई होगी, क्योंकि सोनिया गांधी का रवैया चुपचाप आहिस्ते से काम निकालने का है। संदीप, कल जब संसद का सत्र होगा, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? राहुल गांधी की सदस्यता, वो उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी और आदेश की कॉपी भी पहुंच गई है लोकसभा सचिवालय, तो वो कल बहाली हो जाएगी। और इसमें अभी हम मोदी बनाम राहुल की चर्चा तो बाद में करेंगे। दरअसल कल राहुल बनाम कठीरिया भी होता दिखेगा। कठीरिया की सदस्यता खत्म कितनी जल्दी होती है और बहाली राहुल की कितनी जल्द होती है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? हलचल क्या है अंदर खाने? जी बिल्कुल, देखिए, कल जो विपक्ष का जो रवैया होगा वो अलग अलग हाउसेस के लिए बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजी है। ये हंगामा तो दोनों हाउसेस में करेंगे, लेकिन क्योंकि दिल्ली सर्विसेज बिल लाया जा रहा है कल राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया है। इसका मतलब सभी को आना पड़ेगा और प्रेजेंट रहना पड़ेगा। सुबह 10:30 बजे लोकसभा के जो एमपीज है उनका एक अलग से मीटिंग बुलाया गया है, और उसमें ये तय करेंगे कि उनका रुख क्या रहेगा। लेकिन आपके सूत्र, मैंने सुना था, आपने शुरुआत में बोला था कि ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैंने यही सुना है। ये कल अधीर रंजन चौधरी काफी नाराज थे। उनको वो दरअसल शुक्रवार के रात को ही उन्होंने स्पीकर साहब को फोन किया और कहा था कि सर मेरे पास कॉपी आ चुकी है, आपको आके मैं देना चाहता हूँ। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि अब देर हो चुका है, आप कल इस पे कल बात करेंगे, कल आप भेजना। कल क्योंकि शनिवार था तो पार्लियामेंट की जो सेक्रेटेरिएट वो बंद थी, तो उन्होंने फिर स्पीकर साहब ने बोला कि आप सेक्रेटरी जनरल को दो। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आज तो बंद है। फिर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि संसद में अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप बंद के हवाले से आप कुछ कामकाज नहीं चलेगा। फिर उत्पल कुमार सिंह जी जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल व्यवस्था है, आप डाक से भेजिए। तो डिस्पैच करके उन्होंने रिसीविंग लेके वो आ गए।
उनका तर्क यही है कि ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है जब भी किसी को 2 साल की सजा सुनाया जाता है। तो अगर वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है, तो जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, जब उन्होंने राहुल गांधी को स्टे कर दिया वो कन्विक्शन, तो ये री स्टेटमेंट भी उनको ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तो और उन्होंने कागज भी दे दिया, और जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर वो भी दे दिया। अगर कल तक नहीं होता, जब हमने ये सुना है कि कल से प्रक्रिया शुरू होगा, लेकिन अब कल से शुरू होगा, लेकिन कल ही क्या अंत होगा? कल ही यही तो लाख टके का सवाल है, क्योंकि 8 तारीख को फिर अविश्वास प्रस्ताव है। हाँ बिल्कुल। तो और 8 से लेके 10 तक चलेगा, 8, 9, 10। और मैं अभय जी से बिल्कुल सहमत हूं। पूरी कोशिश ये है कांग्रेस की कि स्टार स्पीकर बने राहुल गांधी। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये अधीर रंजन चौधरी बोल चुके हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें थोड़ी देर के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी बोले। तो जोर आजमाइश होने वाली है। 1 मिनट संदीप, जोर आजमाइश तो होने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बड़ा खाका खींचे प्रदीप सिंह। देखिए, राजनीति एक नैरेटिव से चलती है। आप गलत करते हुए भी खुद को सही भी साबित कर सकते हैं, और सही करते हुए भी जनता के सामने गलत संदेश भी जा सकता है। ये आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। हम 9 सालों में देखें तो दरअसल भारतीय राजनीति का जो नैरेटिव है, जो डिस्कोर्स है, वो बीजेपी, वो पिच जो है बीजेपी सेट कर रही थी। पर क्या अब बीजेपी पिच नहीं सेट कर रही है? पिच क्या विपक्ष सेट करता दिखाई दे रहा है और बीजेपी को उस पर खेलना पड़ रहा है? क्या एक ये बदलाव भी आता दिख रहा है, या टू अर्ली टू से दैट? नहीं, मुझे लगता है जो आखिर में आपने बात कही कि बहुत जल्दबाजी होगा ऐसा कहना कि विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है और बीजेपी इसको फॉलो कर रही है। जो अपोजिशन का जो नया गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, दरअसल उसमें कई इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस ये हैं वो कि जो पार्टियां इसमें शामिल हैं, दरअसल इनमें से ज़्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस का ही जनाधार लेकर इतनी बड़ी हुई हैं। तब अब उनके सामने एक बड़ा मूल प्रश्न है कि कांग्रेस का साथ लेकर वो कांग्रेस को फिर से एंट्री का मौका दें क्या? सबको लगता है कि अगर बीजेपी को हराना है तो साथ आना पड़ेगा। विपक्ष के लिए ये पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है कि 2024 में अगर हमको पॉलिटिकली सर्वाइव करना है, रेलिवेंट बने रहना है, तो हमको एक साथ रहना होगा। लेकिन मैं इस मामले में अभी कल की जो घटना है उसको बड़ा सिग्निफिकेंट मानता हूं। जो राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, आपको याद होगा कि यूपीए जब बना था तो उसमें लालू प्रसाद यादव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और राहुल गांधी का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस तरह से वो गए हैं लालू प्रसाद यादव के यहाँ, स्वागत हुआ है, उसका एक ही मतलब है कि लालू प्रसाद यादव को आगे रखकर सोनिया गांधी अब राहुल गांधी की लीडरशिप को इस इंडिया में इस्टेब्लिश कराना चाहती हैं। तो उसमें कितनी सफलता मिलती है? आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा भी कि राहुल गांधी को बहुत से लोग जो इस गठबंधन में है पसंद नहीं करते, उनकी लीडरशिप को मतलब पसंद नहीं करते। क्या वो अब पसंद करने लगेंगे? क्या उन लोगों को ये दिखाई देगा कि राहुल गांधी की लीडरशिप में चलने में हमको ज़्यादा फायदा है, मोदी से लड़ना ज़्यादा आसान होगा, या राहुल गांधी बनाम मोदी होने पर नुकसान होगा? ये सब आकलन अभी विपक्ष को करना है। उसके हिसाब से रणनीति बनेगी कि आगे क्या होगा। इस मामले में मुझे लगता है कि मुंबई की जो बैठक होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिच वाले सवाल पर वहाँ कन्वीनर और अध्यक्ष की हाँ उस पर तो आते हैं। ये जो मैंने पिच वाला सवाल पूछा कि पिच कौन तैयार कर रहा है, देखिए मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, चर्चा होगी 8 तारीख को। तो 2018 आप जानते हैं
वो तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी। और 27 बार जो अविश्वास प्रस्ताव आज़ाद भारत के इतिहास में आए भी हैं, 26 तो गिर गए, एक ही सफल हुआ, वो मोरारजी देसाई के खिलाफ था। पर 2018 के मुकाबले 2023 और ये मणिपुर का मामला जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी भी 78 दिन के बाद तोड़ी और बीरेन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो डबल इंजन सरकार डबल इंजन की ही बनी रही। प्रधानमंत्री का जवाब आने वाली राजनीति को लेकर किस तरह से प्रभावित करेगा? राजनीति का सूरत हाल क्या 8, 9, 10 पर भी आने वाले दिनों का काफी कुछ हद तक निर्भर करता है? आप इस संसद सत्र को देखिए, एक लोकसभा वाली पार्टी डिक्टेट कर रही है टर्म्स, लोकसभा का सत्र कैसे चलेगा। विपक्ष की पहले दिन से मांग थी कि पहले प्रधानमंत्री का बयान होगा मणिपुर पर, उसके बाद ही हम किसी चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली के विधेयक पर, दिल्ली के सेवा का जो विधेयक है उस पर लोकसभा में चर्चा हो चुकी है और कल राज्यसभा में चर्चा होनी है। तो इसलिए आप देखिए कि एजेंडा कौन सेट कर रहा है। एजेंडा सेट हुआ आम आदमी पार्टी के कारण। सबसे बड़ी पार्टी कौन है विपक्ष में? कांग्रेस पार्टी, उसको फॉलो कर रही है। तो आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आम आदमी पार्टी जिसने 2 राज्य उससे छीन लिए उसके एजेंडे को फॉलो कर रही है। अब वो शर्त कहाँ गई कि पहले प्रधानमंत्री का मणिपुर पर बयान हो, उसके बाद जो है सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। तो ये 8, 9, 10 जो अविश्वास प्रस्ताव चलेगा, देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कम्युनिकेशन का बड़ा महत्व होता है, सार्वजनिक जीवन में भी होता है। और सबसे अच्छा कम्युनिकेटर इस समय देश में अगर पॉलिटिक्स में कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी। तो इसमें जो बोलेंगे, राहुल गांधी के भाषण पर जरूर सबकी नज़र रहेगी। विपक्ष के लिए वो एक बड़ा एक्स फैक्टर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री की स्पीच क्या होती है, 18 से अगर आप तुलना करें तो 18 की उनकी स्पीच का फायदा हुआ। 1996 में याद करें अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच, उसका उनको फायदा हुआ। तो कौन अपनी बात को ज्यादा प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचा पाता है, इसका फायदा या नुकसान होता है। मैं आपकी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन मणिपुर पर तो वो चुप्पी साधे बैठे हैं। 78 दिन बाद बोले जो बोले। या भ्रष्टाचार पर वो कहते हैं कि ये विपक्षी गठबंधन ये तो भ्रष्टाचारी है और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की गारंटी हूं। एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताते हैं, 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं और फिर महाराष्ट्र का खजाना यानी कि वित्त मंत्रालय का प्रभार दे दिया जाता है अजित पवार को ही। या महंगाई की जो बात है उस पर सरकार की चुप्पी, क्या ये अब इन चीजों को एड्रेस करने का भी वक्त आ गया है जब हम वार्तालाप की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं? निश्चित रूप से देखिए, अजित पवार को महाराष्ट्र में लाना बीजेपी के साथ, मेरी नज़र में बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक है। जो उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान था उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उसका कोई जस्टिफिकेशन बीजेपी के पास न है न हो सकता है कि आखिर अजित पवार जिन पर इतने आरोप आप लगाते रहे, भले ही आप सफाई देते रहिए कि हमने कोई केस वापस नहीं लिया, कोई केस बंद नहीं किया, लेकिन वो उसका कोई जस्टिफिकेशन है नहीं कि आखिर अजित पवार को आप लेकर क्यों आए। तो एक उनका मुद्दा ये। दूसरा वंशवाद का मुद्दा जो है वो, उसको बीजेपी, ये 2 मुद्दे हैं और उसके साथ अपनी डेवलपमेंट की स्कीम्स, ये 3-4 मुद्दे, और नेशनल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तो उसका मुद्दा कोर मुद्दा है ही। तो ये 4-5 मुद्दे हैं जो अभी आज की तारीख में दिखाई देते हैं जिनको बीजेपी लेकर चलना चाहती है। सवाल ये है कि कांग्रेस के पास या विपक्षी दलों के पास इसकी काट क्या है, इसका जवाब क्या है। ये अपने आप में अहम सवाल है। पर जो प्रदीप कह रहे थे उसी बात को विजय भाई थोड़ा आगे बढ़ाऊं। अभी 430 सांसद हैं एनडीए के, 11 झुंडों में, क्लस्टर्स में बांट रखे हैं। 70 से मुलाकात भी हो गई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राज्यों वालों से मुलाकात की,
पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के लोगों से बात की, और उसमें एक खास बात कही प्रधानमंत्री मोदी ने कि देखिए ये राम मंदिर और 370 इनका जिक्र करने की, इन पर ज्यादा आप तूल मत दो, काम पर ध्यान दो, और गरीब सबसे बड़ी जाति है, जाति से ऊपर उठो। यही बात ऑर्गेनाइजर ने मई महीने में 23 मई को अपने संपादकीय में कही थी कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू और हिंदुत्व के सहारे ही काम नहीं चलेगा। तो क्या राजनीति एक करवट ले रही है? नहीं, यदि आप प्रधानमंत्री की कार्यशैली को देखें, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को देखें, तो इसमें इतना नया नहीं हो रहा। ये जो है आप कह रहे हैं कि गरीब की जाति सबसे बड़ी है, प्रधानमंत्री ने कहा, ये तो वो हमेशा करते रहे हैं ना। और इसीलिए वो देखते हैं कि जो उनके एमपीज हैं, जो उनके एमएलएज भी हैं, यदि वो चुनाव से पहले जब उनका एनालाइज कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं और वो देखते हैं कि वो गरीब के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा, उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है या वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो उनका टिकट काट रहे हैं। गुजरात में आपने देखा, उत्तराखंड में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, और अब भी लग रहा है कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो मुझे लगता है 60 से 70 से ज़्यादा एमपीज़ के टिकट कटने वाले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री समझते हैं कि ये भाषण देना, नेताओं का राम मंदिर पर चर्चा करना, ये एक एडिशनल फैक्टर है। जब तक आप अपने वोटर के साथ, अपने गरीब आदमी के साथ नहीं जुड़ेंगे, या जो योजनाएं, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि उनकी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि नहीं पहुँचा रहे, कम्युनिकेशन के लेवल पर। क्योंकि बहुत बार होता है कि सरकारें योजनाएं चलाती हैं और वो कम्युनिकेट नहीं हो पाती हैं, जैसा यूपीए सरकार के साथ ही हुआ। ऐसा नहीं होता कि कोई सरकारें काम नहीं कर रही, और इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारी योजनाएं कम्युनिकेट नहीं हो पा रही कि भाई हमने ये काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, बार बार बीजेपी करती है कि आपने देखा कई कैंपेन चलाती है वो कि रात को रुकिए, 3 रात रुकिए, अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाइए, तो वो बार बार कनेक्ट की बात करते हैं। लेकिन जब हम टीवी चैनल्स पर या भाषणों में, रैली के भाषणों में बात करते हैं, तब वो राम जन्मभूमि का मसला आता है या 370 का मसला आता है। प्रधानमंत्री को पता है कि धारा 370 को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर कोई बहुत बड़ा कमाल अब होने वाला नहीं है, और राम जन्मभूमि का मसला तो सुलझ गया है, उससे एक जो माहौल पॉजिटिव बनने वाला है वो बन ही रहा है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप आम आदमी तक कितना पहुंच रहे हैं, और वो इसको बार बार स्ट्रेस करते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जिसको लेकर एक क्लासिक केस ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, और आंकड़ों के साथ मैं थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाऊंगा यशवंत देशमुख से भी, लेकिन आपसे जो सवाल, इस बात में दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो बनी है, बरकरार है जी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का डर भी सताने लगा है। और एंटी इनकम्बेंसी वो जो था ना राजस्थान में कि वसुंधरा, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, कि मोदी तुझसे बैर नहीं पर सांसद तेरी खैर नहीं, क्या कुछ इस तरह का मामला भी, कुछ ऐसा आकलन बीजेपी कर रही है क्या? यही तो एक बड़ी चिंता है। यहाँ भी जितने लोग बैठे हुए हैं सब विद्वान लोग हैं, कोई प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है या उनको लेकर कोई चुनाव में हार होने वाली है या नुकसान होने वाला, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन जो एमपीज हैं, जो लोकल लेवल पर जो इंडिविजुअल एमपीज हैं, वो कितना नुकसान कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी चिंता ना। इसीलिए मैंने कहा कि 60 से 70 टिकट काटे भी जा सकते हैं। मुझे गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि भाई यदि कोई कमजोर लोग और ये जो ये फ्री की रेवड़ी वाली जो बात है, पिछले साल 16 जुलाई को प्रधानमंत्री बयान देना शुरू किया उन्होंने, और दर्जनों बार दे चुके हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बिठा देगा और ये फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। पर फ्री की रेवड़ियां तो बीजेपी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बांटी है। 81 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 किलो अनाज आज भी दिया जा रहा है, पर वो लक्ष्मण रेखा खींचते दिख रहे हैं क्या? और दूसरी तरफ रॉकेटमैन सेल्समैन ऑफ द ईयर की भूमिका में विपक्ष के नेता आ गए हैं। वो जिस राज्य में देखिए एक के बाद एक वो कि हम ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। देखिए, दो चीजों में फर्क है। देखिए, अभी जो भारतीय लाभार्थी जाति की जो राजनीति, लाभार्थी की जाति की जो राजनीति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए 27 करोड़ ऐसा वोटर जो लाभार्थी है बीजेपी की नज़र में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो उसमें से कितना उनके साथ आता है ये मुश्किल है, और इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको कम्युनिकेट कीजिए कि भाई साहब आपको इतना दे दिया है। अब उसमें सेंध लग रही है कि आपको भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने जो दिया, उसमें इंडिविजुअल लेवल पर चीफ मिनिस्टर जो हैं राज्यों के, वो आपकी पॉकेट में सीधा डाल रहे हैं। तो जब भी पैसा सीधा डाला जाता है तो उसका फायदा, उसका असर चुनावों में दिखाई देता है। ये एक बड़ी चिंता है। ये इसको बहुत माइन्यूट फर्क है कि जो केंद्र सरकार कर रही है उसे आप रेवड़ी ना कहें,
या राज्य सरकारें जो कर रही हैं उसे रेवड़ी कहें, लेकिन एक बारीक फर्क है कि जब आप सीधा सीधा से उज्ज्वला योजना भी तो सीधा फर्क डालती है। हाँ, डीबीटी की जब बात करें तो वो सीधा असर डाल रही बिल्कुल। है। पर पलट कर अगर हम विपक्षी खेमे की इंडिया जो वो नाम उसको लगातार, और इंडिया को लेकर थोड़ा बीजेपी दिक्कत में दिखाई दे रही है, घमंडिया से लेकर ईस्ट इंडिया वगैरह वगैरह, वो अपना अब इंडिया के पीछे पड़े हैं। पर इंडिया मजबूत होगा, या जैसा प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि उनका एकजुट रह पाना, और जो उन्होंने उदाहरण भी दिया दिल्ली सेवा बिल का, विधेयक का, जी बिल्कुल, वो अभी एक बड़ी चुनौती है, या मुकम्मल जामा उस गठबंधन को ओढ़ते हुए दिख रहा है विपक्ष? नहीं, जो उड़ाते हुए दिख प्रदीप रहा जी है ने जो बात की वो बहुत बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। कांग्रेस को समझ आ रहा है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है और आज वो ईगो इशू पर नहीं जाना चाहती। आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी साथ रहे, क्योंकि इस तरह से तो हर पार्टी के साथ वही परेशानी होगी। ममता बनर्जी के साथ भी वही परेशानी हो सकती है और पार्टीज के साथ भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस समझती है कि यदि गठबंधन बनाना है, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी है और उसी को इन सब लोगों को मनाना पड़ेगा। जैसे घर का जो मुखिया होता है जब बड़ा हो जाता है तो जिम्मेदारी अब कांग्रेस के कंधों पर है, और उसमें भी ये बचा कर रखा जाए कि इस कंधे पर जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जब कहते हैं कि मैं स्पष्ट हूं, तो वो स्पष्ट अस्पष्ट हो, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में रहेंगे। लेकिन ये माहौल तैयार किया जा सकता है, और खासतौर से जब ये यदि वो अविश्वास प्रस्ताव पर या संसद में एक हीरो के तौर पर लौटेंगे, तो जितना हीरो के तौर पर अभी वो देखने वाली बात है, वो हीरो के तौर पर है, लेकिन वो लौटते हैं नहीं लौटते कुछ हैं, लीडर्स को बेचैन जरूर करेंगे, क्योंकि अभी तक यशवंत, इसलिए बेंगलोर और मुंबई में बहुत फर्क हो जाएगा। ठीक है यशवंत, यहाँ तो शाम है, हम तो शाम में चर्चा कर रहे हैं, आप सुबह की चाय की चुस्की ले रहे हैं। तो मुझे पहले ये बताइए, आंकड़ों पर तो मैं आऊंगा, पर पहला आपका रिएक्शन जो ये कल, आज और कल के राजनीतिक घटनाक्रम अनफोल्ड कर रहे हैं यहां पर। देखिए संदीप, कम से कम राजनीति में चर्चा, विमर्श, बहस और लोकसभा का चलना ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। चाहे किसी भी मजबूरी के कारण हो, किसी भी दुविधा, किसी भी संकट के कारण हो, कम से कम वो हो रहा है। मुझे इसकी खुशी है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मुद्दे या जो जिन कारणों से जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कम से कम लोकसभा चले, बहस हो, विपक्ष अपनी बात कहे। राहुल जी अगर संसद में आते हैं तो वो अपनी बात वापस आके सांसद के तौर पे कहें। प्रधानमंत्री मोदी उसका जवाब दे, देश सुनना चाहता है। जिन मुद्दों की ओर आपने और सभी लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने बोला, देश सुनना चाहता है और मुझे लगता है कि देश सुनेगा भी। बड़ा रेयर ऐसा होता है कि जब लोग लोकसभा की टेलीकास्ट को इतना ज्यादा देखें, मुझे लगता है देखेंगे। लेकिन एक जो रन अप टू द पोल जिसकी आपने बात की ना संदीप, वो अगले 12 महीने या जितने भी महीने अब आप कह सकते हैं 10 या 8 महीने चुनाव की घोषणा मुझे लगता है कि जी घोषणा हो जाएगी। ओवरऑल मुझे केवल एक ही संकट लगता है कि देश का जो राजनीतिक विमर्श है वो मजा तब आता है बातचीत करने में जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, विमर्श ऊपर उठे और हम देखें कि इसका क्या असर होगा। कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि विमर्श जो है रसातल की ओर जाने में जिस तरीके की होड़ लगी है, उसमें हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए बहुत दुविधा होगी कि हम विमर्श करें तो क्या करें। नहीं, हम दुविधा में रहते हुए भी विमर्श करते रहेंगे। बात हो रही है मौजूदा राजनीतिक हलचल की, और कौन किस पर भारी है, अब इस सवाल पर भी आते हैं। और यशवंत से बेहतर इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। यशवंत, जब भी हम ये एनडीए, अब इंडिया आ गया, एनडीए बनाम विपक्ष या यूपीए की बात करते थे, और इतिहास भी इस बात की गवाही देता है, 2014 इट वाज अ वर्चुअल वॉक ओवर, मतलब कोई था ही नहीं सामने। 2019 ने इस बात की तस्दीक और कर दी। बीजेपी आज भी कहती है हम तो 300 प्लस लेकर आएंगे, लेकिन दरअसल जो आंकड़े आप जुटाते हैं, डिप सर्वेज करते हैं, वो आंकड़े क्या बता रहे हैं 2024 की लड़ाई के बारे में? देखिए, आंकड़े अभी संदीप ये बता रहे हैं कि मुकाबला बहुत सारे राज्यों में बहुत ज्यादा कांटे का है।
और ये जो इंडिया का अलायंस विपक्ष बना रहा है, उससे कम से कम एक मैसेज जनता को ये गया है कि विपक्ष गंभीर है मुकाबला करने की। जैसा आपने बोला, अभी तक अगंभीरता का मैसेज जा रहा था। विधानसभा चुनाव में अलग अलग विपक्षी पार्टियां गंभीर दिखती थी अपने अपने क्षेत्र को कवर करने के लिए, लेकिन उसके अलावा राष्ट्रीय लेवल पे जब ममता बनर्जी गोवा चली जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए, अरविंद केजरीवाल गुजरात चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और कांग्रेस की हार निश्चित करके वापस आ जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता के बीच में ये संदेश तो जाएगा ही कि विपक्ष गंभीर नहीं है भाजपा को भाजपा को चुनौती देने के लिए। लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब, ये उलटबासिया सी स्थिति भी है संदीप, क्योंकि 2014 और 2019 का स्वीप अगर ईमानदारी से हम लोग सोचे तो हम लोग के एनालिसिस में और हर जगह पे हम भी ये जानते हैं और जनता के बीच में हमने एक खूब चर्चा भी की है कि दरअसल उस स्वीप का सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी का नैरेटिव था। मेरे ख्याल से जो एक सीधा सीधा मोदी वर्सेस राहुल गांधी वाले नैरेटिव के ऊपर पूरा चुनाव लड़ा गया प्रेसिडेंशियल स्टाइल में, 2014 और 2019 के नतीजे उस तरीके से आए। और विचित्र बात यह है कि कांग्रेस जिस बात से परेशान थी पिछले 2-3 सालों से कि राहुल गांधी की रेटिंग गिरती जा रही है, राहुल गांधी हाशिए पे है, राहुल गांधी सेंटर में नहीं है, यही चिंता बीजेपी को भी खाए जा रही, क्योंकि उनको ये बात पता है कि 2004 में उनको जो झटका लगा था वो दरअसल स्प्लिट वोट की एब्सेंस का लगा था। 2004 का मैंडेट याद कीजिए, वाजपेयी जी की भी लोकप्रियता 60% 70% की रेंज में पॉपुलैरिटी रेटिंग थी, लेकिन एक तरह से फेडरलिज्म में डिसेंट्रलाइज तरीके से इलेक्शन कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने लोकसभा में विधानसभा की तरह वोट डाल दिया, और सामने कोई टक्कर में या कंट्रास्ट में खड़ा नहीं होने के कारण वाजपेयी जी की लोकप्रियता का एनडीए को या बीजेपी को उस तरीके का सीधा चुनावी लाभ नहीं हो पाया 2004 में जिस तरीके की उनको उम्मीद थी। आपने मेरा अगला सवाल, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं यशवंत, मेरा अगला सवाल ही आपने चुरा दिया, उसका आधा जवाब तो आपने दे दिया। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, और आपका 25 जुलाई का जो सर्वे है मैंने वो भी पढ़ा, तो सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार है 43%, 46 से थोड़ा नीचे आई है, पर राहुल गांधी 2014 के मुकाबले 2023 25 जुलाई को वो दुगुना लोकप्रियता में उनका इजाफा हो गया है, 27 साढ़े 27%। तो राहुल गांधी का फिर से संसदीय राजनीति में आना, ये बाँछें खिल रही हैं क्या बीजेपी की कि फिर करेंगे मोदी बनाम राहुल? या 2004 का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी जो सूत्रों से खबर मिलती है वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी में इंटरेस्टेड नहीं है, आई एम क्लियर इन माई माइंड या आई हैव क्लैरिटी इन माई माइंड, क्या वो इसी तरफ की है? ही कैन डू अ सोनिया, त्याग की मूर्ति बनकर जननायक बनने की कोशिश, ये कैसे अनफोल्ड होता दिख रहा है आपको? देखिए संदीप, पिछले 9 सालों में पहली बात तो ये भ्रांति लोगों को दूर कर लेनी चाहिए, दर्शकों को एबीपी के अपने खास तौर पर, कि 9 सालों में बीजेपी चुनाव नहीं हारी। अगर आप आंकड़ों को देखें तो इस मुल्क के आधे चुनाव पिछले 9 सालों में बीजेपी हारी है, आधे चुनाव। सवाल यहाँ पे है कि इन आधे चुनाव में बीजेपी को हराया किसने है? वो सारे क्षेत्रीय छत्रप, ममता बनर्जी से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके स्टालिन से लेके सारे, जिन्होंने अपने गृह क्षेत्र में बीजेपी को परास्त किया है, नंबर 1 चीज। नंबर दूसरी चीज कि सारे कैंपेन चले हैं प्रेसिडेंशियल स्टाइल में, तो इन छत्रपों ने अपने अपने घर अपने अपने प्रेसिडेंसी के नाम पे जरूर जीत लिए हैं, लेकिन केंद्र में चेहरा कौन होगा, इस पर बड़ी विचित्र सी स्थिति यह है आज की तारीख में भी संदीप, कि विपक्ष की एकता के कोई मायने तब तक नहीं होंगे राष्ट्रीय स्तर पे जब तक उसके केंद्र में कांग्रेस की लीडरशिप नहीं हो। नंबर 1, नीतीश कुमार जी को चेहरा आगे करके क्या वोट मांगेंगे, कैसे वोट? फर्ज कीजिए संदीप, मैं कई बार इस बात को हंसता भी हूं, नीतीश कुमार जाएंगे बेंगलोर कांग्रेस के इनविटेशन पे और बेंगलोर की जनता को क्या बोलेंगे कि आप मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, मैं बेंगलोर को पटना बना दूंगा। किस एजेंडे पे, किस तरीके से, किस तरीके का वो वोट मांगेंगे? तो कांग्रेस का सेंटर में होना उस लीडरशिप में बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है कांग्रेस कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में गांधीज के रोल को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं आज की तारीख में, उनका वहां होना जरूरी है। ठीक है, ये शायद गांधी परिवार भी चाहता है, लेकिन जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं संदीप, मेरा मानना है कि वहीं पर शायद भाजपा भी चाहती है। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है,
भाजपा भी यही चाहती है कि राहुल गांधी केंद्र में आए और इस चुनाव को दोबारा तो से मोदी ये भी एक वर्सेस राहुल गांधी दिलचस्प बनाया पहलू है। 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा विजय भाई। आखिरी सवाल है सभी पैनलिस्ट से, आपसे शुरू कर रहा हूं, 2 सवाल जोड़ रहा हूं। ये अभी लड़ाई क्या कांटे की होती दिख रही है, कौन किस पर भारी है? और जो यशवंत कह रहे थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म का ही इलेक्शन होगा, यानी कि चेहरों की लड़ाई होगी, या ये विकेंद्रित यानी कि विधानसभा टाइप के लोकसभा चुनाव भी हो सकते हैं? जी देखिए, बीजेपी तो कम से कम कोशिश करेगी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन ही रहे। इंडिया के फॉर्मेशन पर मैं इस पर जो यशवंत ने कही वो बहुत अच्छी बात है कि यदि राज्यों के जो राजनीतिक दल हैं, हमारे क्षत्रप जो हैं, वो अगर केवल, मैं कह रहा हूँ कि इस पर जाने की जरूरत नहीं है कि ममता बनर्जी को राजस्थान मत भेजिए, नीतीश कुमार को भी बेंगलोर मत भेजिए, वो अपने अपने राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ लें तो सारा का सारा खेल बदल सकता और है। उस खेल में क्या साझा उम्मीदवार वो खड़ा कर पाएंगे? उम्मीदवार ये खड़ा सबसे- करने की जरूरत नहीं है सर, ये टीना फैक्टर पर चलिए, ये इस पर मत जाइए। ये बीजेपी का एजेंडा होगा कि फिर मोदी के बनाम कौन है, आप टीना फैक्टर से नहीं, चुनाव साझा लड़िए। उम्मीदवार मतलब हर लोकसभा में कि भाई 400 नहीं, 450 वो तो लोकसभा एक होगा, वो एक साझा होगा। उम्मीदवार होगा। ये एक- तो अब करीब करीब इस बात पर सहमति मुझे लगता है बन गई होगी। वो 80% होगी, 70% होगी, जरूरी नहीं कि 100% हो, लेकिन 70% तो ये होगी। उसके बिना तो इस पूरी कवायद का कोई मतलब ही नहीं पर है। अभी वो बड़ा पर है। तो आखिरी सवाल, कौन किस पर भारी, एनडीए और इंडिया की इस टक्कर में, और चेहरों की लड़ाई या विधानसभा टाइप का लोकसभा चुनाव? मैं तो ये मानता हूं चेहरे की बजाय मुद्दा महत्वपूर्ण है। अगर विपक्ष को वो मुद्दा या वो मुद्दे मिल गए 4-5 जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर पाया मोदी तो सरकार महंगाई, को। बेरोजगारी, किसान महंगाई, की बहुत बेरोजगारी, देखिए मुद्दे 4 हो सकते हैं बड़े बड़े: महंगाई, बेरोजगारी, प्रशासनिक और राजनीतिक निकम्मापन और भ्रष्टाचार। ये मुद्दे कैसे सामने आते हैं? अगर राहुल गांधी को अविश्वास प्रस्ताव पे बोलने का मौका मिला तो वो इन चारों मुद्दों को पेश करेंगे। तो मुद्दे तो हैं, पेश कैसे किए जाएंगे? प्रदीप सिंह, आखिरी जवाब आपका, 20 सेकंड से। नहीं देखिए, इस तरह के मुद्दे बनाए जा सकते हैं, लेकिन बनाने वाले की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, साख क्या है? 10 साल का यूपीए शासन देखने के बाद लोग कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी, कौन मानने को तैयार होगा? तो स्टेट की बात छोड़ दीजिए, दूसरी बात चेहरा हो, गवर्नेंस हो, जो सुशासन हो, इन सब मामलों पर जो है बीजेपी अभी बहुत भारी है विपक्ष पर। तो विपक्ष आप के भरोसे पास न की तो बात, चेहरा है एतबार और किस न पर तो किया कोई जाएगा? केंद्रीय मुद्दा संदीप है। फूकन, मुद्दों की थाली सजी हुई है लेकिन भरोसा एतबार, क्या ये दरअसल डिफाइनिंग और डिसाइडिंग फैक्टर होगा? देखिए, मेरे हिसाब से अभी इस वक्त कहना मुश्किल है कि कौन किस पे भारी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो हम 1 साल पहले बोलते थे कि 2024 एक फोरगॉन कंक्लूजन है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, मुद्दे आपने जो उठाया कि प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन या सीरीज ऑफ असेंबली स्टाइल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल स्टाइल में बेशक बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि मोदी जी के टक्कर में सामने अभी कोई विपक्षी नेता है नहीं, लेकिन विपक्ष चाहेगा कि ये अपने अपने राज्यों में सीरीज ऑफ असेंबली इलेक्शंस जैसे वो तो लड़ते बात हैं, वहीं पिच वैसे पर आ लड़के। जाती है जो सवाल मैं प्रदीप सिंह से पूछ रहा था। पिच कौन तैयार करेगा, दूसरे को कौन खेलने पर मजबूर करेगा, क्या यही तय करेगा 2024 के नतीजे भी? आज सीधा सवाल में बस इतना ही।